वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए 100 क्वेश्चन सीरीज को लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मैं आप लोग का ट्रेड, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो मैं आप लोग के लिए पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बुक का 26 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं डेली एक दिन में 300 क्वेश्चन MCQ केवल बेस्ड करवा रहा हूँ, एक रैपिड फायर के रूप में। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। केवल आप लोग देख लीजिए, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ आप लोग का जो भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चैप्टर में जो जो प्रॉब्लम था, सारे चैप्टर को मैं डे बाय डे आप लोग के चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, मैं सारे वीडियो को भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को देख सकते हैं। और आप लोग किसी भी चीज़ को नीड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था अर्थात 2019 में, मैं क्या करूँगा, अगर 21 तारीख को सब फिर शिफ्ट 1 का 100 क्वेश्चन, यानी जो आप लोगों का पार्ट ए था उसके साथ साथ पार्ट बी, दोनों को एक साथ सिमिलर के तौर पे मैं करवाऊंगा। क्लियर है? जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ। 6 व्यक्ति P1, P2, P3, P4, P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए, केंद्र की ओर है, जरूरी नहीं किसी क्रम में है। फिर फ्रेंड्स, आप लोग को लिख रहा, अब आप लोग को अरेंज करना है। देखिए, सबसे पहले जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है वृत्ताकार है तो हम लोग 6 लोगों को बैठाएंगे। 1 2 3 4 हो गए, 5 6 इस टाइप से बैठाना है। और आप लोग को देखिए, जब भी बोलेगा और की ओर तो हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं। पहले P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग P2 मान लें, ये P2 मान लें, अब P6, ये दोनों के बीच देखिए ये 2 व्यक्ति है, ये आपके ये 2 व्यक्ति मान लें। क्लियर है? P2 P2 और P4 P1 के निकट पड़ोसी है। तो देखिए, P2 जो है ना, यानी कि P1 का, तो हम लोग मान लिए यहाँ पर P1 मान लिए, तो लिख रहा है P2 और P4, यानी ये P2 है और इसके साथ हम लोग क्या मानेंगे, P4। ये दोनों देखिए तो P1 का पड़ोसी है, बिल्कुल ऑलमोस्टली P1 के पड़ोसी हो गया। फिर लिख रहा P5 P3 के ठीक दाईं ओर है, दाईं ओर, यानी कि P5 जो आप लोग का आ गया P3 के ठीक दाईं, तो P3 के, सॉरी ये हम लोग को P3 लिख रहा था यहाँ पे, तो ये P3 के ठीक दाईं ओर आ गया। देखिए दाईं ओर आ गया। अब बोल रहा है P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स आप लोग को P3 के लिए बोल रहा, तो लो P3 के ठीक दाईं ओर, तो ऑलमोस्टली P5 ही तो हो रहा, नहीं P5 ही हो रहा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे, हाँ P5, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का अल्फाबेटिकल समझाना है फ्रेंड्स। आप लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को खुद से कीजिए, मैं केवल और केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ज़्यादा और मैथ्स को करवाऊंगा। देखिए, एक त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 75 डिग्री, एंगल ABC बराबर 45 डिग्री और BC को D तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण ACD बराबर x डिग्री है तो 60 डिग्री का x बटा 3 डिग्री क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC करेंगे। तो देखिए, एक त्रिभुज खींचेंगे ABC। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज खींचेंगे ABC। चलिए, इसका नाम मान ली A है, आपका ये B हो गया और ये आपका C हो गया और ये D है। इसमें लिख रहा है BAC, तो ऑलमोस्टली में BAC का वैल्यू लिख रहा है 75 डिग्री मान लें। अब ABC, तो ABC का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा है 75 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हूँ। ठीक है, BC को D तक बढ़ा दिए हैं। कौन ACD, तो ACD का वैल्यू x है। तो देखिए, x का वैल्यू निकालिए तो दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 45 से 75 को जोड़ेंगे तो ऑलमोस्टली जोड़ दीजिएगा तो 120 आएगा। अब आप इसी का 60% का x बटा 3 करना है, यानी x तो हम लोग ला दिए। अब आप लोग को निकालना क्या, देखिए 60% का x बटा 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 60 लिख देंगे डिग्री का, x का वैल्यू कितना लाए थे 120 बटा 3 कर देंगे। 3 का टेबल में 60 आता है 20 टर्म्स में। अब आप लोग गुना कर लीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री कर दें गुना x का वैल्यू कितना था 120 था, बाय 3 कर दिए। परसेंट भी बोलो तो हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे। अब 0 काट दिए, तो इसका टेबल में 60 था 2 टाइम्स में, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन करता है। सबसे पहले फ्रेंड, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे तो काफ़ी देखिए, पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चेंज होता है। तो पेंसिल का ग्रेड चेंज होता है ड्राइंग कार्य में खींची जाने वाली रेखाओं पर प्रयुक्त कागज पर आधारित होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं पेंसिल के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स याद है कि पेंसिल विभिन्न प्रकार के ग्रेड के उपयुक्त होता है। एच ग्रेड का पेंसिल काफ़ी हार्ड होता है। अब देखिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पेंसिल 2 चीज़ पर निर्भर करता है। एक होता है आप लोग का, देखिए एक होता है ग्रेफाइट, देखिए ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्रेफाइट होता है, क्या होता है ग्रेफाइट होता है। एक होता है कोआइन होता है, क्या होता है कोआइन होता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, जब ज़्यादा कॉइन की मात्रा होगा तो वो ज़्यादा कठोर होगा, इस चीज़ को याद रखें। जब ज़्यादा कॉइन की मात्रा तो ज़्यादा वो क्या होगा, कठोर होगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए अब देखिए, ज़्यादा ग्रेफाइट होगा तो वह काफ़ी नर्म हो जाता है, काफ़ी वो नर्म होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ 4H से लेके 9H तक जो पेंसिल होता है वो हार्ड होता है। 9H सबसे हार्डेस्ट होता है, क्लियर है। और सबसे सॉफ्ट जो होता है यानी 7B को बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्वेश्चंस क्या लिख रही है। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर के प्रयोग से दी गई तिरछी रेखा के सहारे निम्नलिखित में कौन सा रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के प्रयोग से दी गई तिरछी रेखा के सहारे कौन सी रेखा। सबसे पहले समांतर रेखा को भी हम लोग खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखा को भी खींच सकते हैं, वर्टिकल रेखा भी। तो राइट आंसर करें इनमें से सभी करेंगे, इनमें से सभी करेंगे। बातें करना चाहते हैं सेट स्क्वायर का, और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग डिस्कस भी कर देता हूँ। देखिए सेट स्क्वायर, तो फ्रेंड्स याद रखें सेट स्क्वायर का जो माप होता है वो आप लोग का 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। इसके साथ साथ एक और होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90, यानी कि 15 डिग्री के कॉम्बिनेशन के रूप में होता है। क्लियर है। चलिए देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। यदि P/Q बराबर 1/3 RS रेशियो बराबर लिखा 2P/3Q है, तो PR/QS का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए PQ है, तो फ्रेंड्स हमने PQ के बारे में लिख रहा है, आप लोग को देखिएगा 1:3 लिख रहा है। क्लियर है। अब RS के बारे में बोल रहा तो R का अगर वैल्यू लिखिएगा तो देखिए RS के बारे में लिख रहा 2P, तो 2 है 2, P का वैल्यू 1 लिख देंगे। उसी प्रकार S के लिए 3Q, Q का वैल्यू देखिए 3 है। यहाँ सॉल्व किया तो 2 क्या आ गया 9 आ गया। और आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोग को बोला PR, तो देखिए P का वैल्यू कितना था 1 था, R का वैल्यू कितना 2, तो PR यानी 1:2 हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर QS तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें। अब सॉल्व कीजिए तो 2:27 आएगा, 2:27। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक आयत की लंबाई में 11.11% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल को अपवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितनी प्रतिशत घटानी चाहिए। देखिए इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपल में याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसके लिए जब भी बोलता है ना, तो इसके लिए क्या कीजिए, 11% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें आप लोग को एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। 11% की वृद्धि कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 11/1/11 इंटू 100 कीजिएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो आएगा 9.9 तक आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को जो एवरेज जो वैल्यू आएगा 9% तक आएगा, क्या 10% तक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि CP, सबसे पहले CP मान लेंगे। कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ मान लेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होगा। और आप लोगों को क्या बोला, 25% छूट देता है और उसे 10% की हानि होता है। तो देखिए हानि जब भी होता है आप लोग को CP के आधार पर लेते हैं, तो हानि 10% ले रहे हो, यानी 90 रुपये हो गया। क्लियर है। और आप लोग को लिखा है MP निकालना है, तो MP पे 25% का छूट लिख रहा। तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले हम लोग MP पर क्या लिखेंगे, आप लोग को सबसे पहले 90 लिखेगा। अब 25% का डिस्काउंट करना है तो हम लोग CP यानी कि यहाँ पे ये इस प्रकार कर सकते हैं, यानी 75 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो टोटल MP का वैल्यू आएगा 120। क्या आ गया, ये 120 आ गया। आप लोग को बोला प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो ऑलमोस्टली देखिए हम लोग खरीदे थे कितना में था, इसका रेट 100 रुपया। अब 100 को 120 में बेच दिया, यानी कि टोटल हो गया 20 रुपये। प्रतिशत लाभ हो रहा है 20/100 गुना 100, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर होगा 20%। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। सरमन विवेक से 20% कम कुशल है। यदि विवेक एक हेलमेट 20 दिनों में बना सकता है तो सरमन उसी हेलमेट को कितने दिनों में बना सकता है। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड तो आप लोग को एक वर्क करना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, सरमन है, ये आप लोग का सरमन है, ये विवेक है। तो सरमन विवेक से 20% कम है, तो 100 है तो ये क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। क्लियर है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4 होगा, तो ये रेशियो क्या होगा 5 होगा। अब लिख रहा है यदि विवेक एक हेलमेट 20 दिनों में बना सकता है, यानी कि फ्रेंड विवेक के बारे में बोल रहा है, एक हेलमेट कितना दिनों में बना रहा है 20 दिनों में, तो उसे सरमन कितना दिनों में बना देगा। तो देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं ऑलमोस्टली आप लोग ये रेशियो था, तो इसको दिन के अकॉर्डिंग करें तो ये रेशियो बदल गया, 5:4 हो जाएगा। अब देखिए यदि विवेक एक हेलमेट को 20 दिनों में बना रहा, तो विवेक के बारे में बोल रहा है, तो देखिए 20 कर देंगे, कितना गुना करेंगे, तो इसका क्षमता 5 से था। क्लियर है। हम लोग को सरमन का निकालना तो 4 से करेंगे, तो 4 का पारा में 20 5 पर में आता है, 5×5 = 25 हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 25 दिन आप लोग का आंसर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए
एक निश्चित धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो कुछ नहीं करना। देखिए एक मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा CI बराबर SI कीजिएगा 2 वर्ष के लिए ना, फिर लिखिएगा यहाँ पे 200/R कर दीजिएगा बाय 200 कर दीजिए। ये फार्मूला पे अकॉर्डिंग आप लोग बनाइए हमेशा 2 वर्ष के लिए। क्लियर है। तो देखिए CI का वैल्यू ऑलमोस्टली निकालना है आप लोगों को, तो CI रहने दिए। SI का वैल्यू लिख रहा है 1120, तो 1120 कर दिए। अब 200 प्लस 8 यानी 200 में 8 जोड़िए तो 208 आ गया, और ऑलमोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 200, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 5/2 यानी कि 5 चौक भी, हाँ यहाँ 52 आ गया। यहाँ पे सॉल्व किए तो ये आ गया 4 यानी 50 आ गया। ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आप लोग पूरे का पूरे से सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का आएगा 164। देखिए ये आप लोग का आंसर आ जाएगा, तो ये आप लोग का आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करते हैं तो 1164.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 380 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जल में डाला है तो वस्तु जल में क्या होगा। देखिए सबसे पहले जब भी निकालना चाहते हैं तो हम लोग रो निकालेंगे, यानी वस्तु का घनत्व। ऑलमोस्टली घनत्व होता है मास पे वॉल्यूम होता है, तो मास का वैल्यू देख रहे हैं 180 ग्राम है, और वॉल्यूम का वैल्यू दे रहे हैं 360 है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड 0.5 आएगा। क्या आएगा 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गएगा। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं जल का घनत्व कितना होता है, मैं बचपन से याद किया था 1 होता। अब बताए 1 और 0.5 में देखिए 0.5 कम है ना, तो जब भी कम रहेगा यानी कि जल का घनत्व से कम रहेगा ना तो वो तैरेगा। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए द्रवों में घर्षण को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए बात ही करना चाहते हैं इसके, चलिए द्रवों में सैन्यता, चलिए इसका जल की सैन्यता तो दाब पे बढ़ने से घटती है। चलिए किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधिस्थल में जल का तापमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए जब भी जमने वाला होता है तो उसका जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिख रहा है वाष्प, पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, देखिए एक चीज़ मैं जल के बारे में बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले जल के लिए आयतन के लिए फार्मूला याद करें, V4 होता है वॉल्यूम, V4 आयतन। सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, अब यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के बाद मान लीजिए आप लोग 10 को पसंद किए, तो सबसे पहले अगर 0 डिग्री से 4 में जाता है तो देखिए क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, यानी घटता है। सबसे पहले घटेगा, 4 में क्या होता है इसका अधिकतम होता है, फिर 4 से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा। इस टाइप से इसका रूल होता है। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो हमेशा याद रखें पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। क्या होता है उष्मा शोषी। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा पानी के वाष्पीकरण के लिए वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, देखिए पानी के वाष्पीकरण के लिए जो गुप्त उष्मा होती है वो याद रखिए 540 होता है, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। अब बर्फ का गलन जो होता है, बर्फ का जो गलन होता है वह 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन आप लोग को पेपर में आ सकते हैं। चलिए वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बॉयलर्स के अंदर उच्च दाब के कारण, बॉयलर्स के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ट्रांसफार्मर द्वारा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो AC वोल्टेजता का अपचयन होता है, बिल्कुल। तो इसमें AC वोल्टेजता का क्या होता है अपचयन होता है। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर द्वारा AC वोल्टेजता का अपचयन होता है। क्लियर है। और ट्रांसफार्मर एक प्रकार का विद्युत मशीन है जो कोई चलने या घूमने वाला अवयव नहीं है। चलिए अब इसमें आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। ये आप लोग ट्रेड में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चालकता। देखिए चालकता को हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो चालकता क्या होता है 1/R, यानी कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज अब ए कंडक्टेंस। अब देखिए इसको इसका इस प्रकार करेंगे तो यानी इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स होता है। इसी को बोलते हैं सीमन बोलते हैं या फिर सैमन बोलते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा। बात ही करना चाहते बोले एक चालक की लंबाई को 2 गुना, एक तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसकी चालकता क्या होगी। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। क्या होगी ये आधी। क्यों होगा देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े होंगे R इज डायरेक्टली क्या होता है लेंथ होता है। तो देखिए हम लोग अगर मान लीजिए इसको दुगुना कर देते तो ये 12 हो गया ना। अब आप लोग बताइए, देखिए आप लोग को मैं पता है G इज इन्वर्सली क्या होता है R होता है ना, तो इसी प्रकार आप लोग G इज इन्वर्सली पर क्या कर दिए 2L कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो गया हाफ हो गया। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग को पैच करना है, आप लोग खुद से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ भाषा के, देखिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए
उपरोक्त के आधार पर इसको आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी एनर्जेटिक क्वेश्चन होता है ये। चलिए बता देना चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले माइनस लिख रहा, तो देखिए m माइनस एन करते तो m n का बेटा है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे p को देखो m n का बेटा है ना, तो यानी p जो आप लोग का q का बेटा हो गया, p जो आप लोग का q का बेटा। चलिए मान ली p आप लोग का q का बेटा, q को मान लिया यहाँ पे। फिर क्रॉस यानी गुना करते हो रहा m n का पिता है, यानी q जो है r का पिता है, Q जो है ना R का पिता है। चलिए तो यानी Q जो है R का पिता है, यानी ये आप लोग का पिता है, यानी Q जो है R का पिता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए पहला में क्या बोला था, ये बेटा है, यानी P भी क्या था आप लोग का बेटा ही था। तो चलिए अगला लिख रहा प्लस, प्लस का अर्थ आप लोग को लिख रहा है M N की पत्नी है, यानी R जो है S की पत्नी है, R जो है S की पत्नी है। तो ये माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी दोनों पति पत्नी हो गया। क्लियर है? अगला ये दोनों याद रखिए भाई बहन है। अगला क्रॉस का अर्थ लिख रहा, तो क्रॉस में लिख रहा आप लोग एम एन का पिता है, यानी एस जो है आप लोग का टी का पिता है। तो चलिए टी को मान लिया टी, यहाँ पे पिता हो गया। अब बोला पी का टी से क्या संबंध है, चलिए देखते हैं पी का टी से क्या संबंध है। सबसे पहले फिर आप लोग का देखिए यहाँ पे पी है, अब पी का टी से, तो देखिए ये आप लोग का नीचे में आ रहा है। क्लियर है? तो ऑलमोस्टली देखिए पी का टी से क्या संबंध होगा, तो ऑप्शन क्या देखिए, यानी पी का टी से क्या संबंध होगा, तो देखिए पी टी का मामा हो जाएगा। क्या होगा, पी टी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन है, तो हाँ माँ का भाई हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करिए, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ संपादक पत्रकार है, सभी पत्रकार लेखक है, कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है। इसको क्वेश्चन आराम से समझिए, देखिए क्वेश्चन में फंस जाता है सारे लोग। देखिए सबसे पहले बोला कुछ संपादक, तो हम लोग यहाँ पे कुछ संपादक लिखे, यानी कुछ संपादक लिख दिए। क्या लिख रहा, कुछ संपादक फ्रेंड्स आप लोग को लिखा पत्रकार है, तो चलिए यहाँ पे मैं पत्रकार मान ले, कुछ संपादक आप लोग का पत्रकार हो गया। फिर वो लिख रहा सभी पत्रकार लेखक है, वाह 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 वेरी गुड। तो सभी पत्रकार को लेखक मान ले, चलिए इसको लेखक मान ले। आई होप आप लोग क्लियर होगा। कोई लेखक, फिर बोला फ्रेंड्स आप लोग का कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है, तो कोई भी लेखक को रिपोर्टर नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे रिपोर्टर मान लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कर दी। अब देखिए कुछ लेखक संपादक है, अब आप लोग को डिस्कस करना है कुछ लेखक। तो फ्रेंड लेखक क्या लिखा, कुछ लेखक संपादक है, तो ऑलमोस्टली देखिए कुछ ना कुछ है, तो पहला आप लोग का सही हो गया। क्लियर है? फिर बोल रहा कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, तो देखिए ये रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, तो ऑलमोस्टली नहीं होगा, यानी सही लिख दिया। तो दोनों आप लोग का अनुसरण करते हैं, यानी निष्कर्ष ए और तो दोनों शरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 पर पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 पर पावर 3 कीजिए तो 27 है, गलत हो गया। 8 पर पावर 3 कीजिए तो 512 आएगा, 7 पर पावर 3 कीजिए तो 729 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कौन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको मैं स्किप करता। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिए एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पुनरावृत्ति सारणी, मध्य, संदर्भ, शीर्षक, ब्लॉक। तो हमेशा याद रखिए एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर ब्लॉक शीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लॉक शीट होना चाहिए। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसी को बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। और फ्रेंड्स याद रखिए टाइटल ब्लॉक यह ड्राइंग शीट के सबसे निचले दाहिनी कोने में होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है याद रखिएगा, इसका जो वैल्यू होता है 185 mm गुना यहाँ पे करते हैं 65 mm। क्या होता है ये, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए मिनी ड्रॉप्टर निम्नलिखित में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय। तो हमेशा याद रखें मिनी ड्रॉप्टर जो होता है ना, मापनी, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर के उद्देश्य की पूरी करता है, लेकिन कंपास का ये नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ड्राइंग शीट के मूलभूत सिद्धांत किस पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स याद रखें मूलभूत ड्राइंग शीट के जो मूलभूत सिद्धांत जो होते हैं वह लंबाई या चौड़ाई के अनुपात होते हैं, लंबाई या चौड़ाई के अनुपात के होते हैं। क्लियर है? अगर देखिए ड्राइंग शीट के आकारों का मूलभूत सिद्धांत बोलेंगे तो इसमें ये रेशियो होता है, एक्स रेशियो वाई के वैल्यू देखेंगे तो यह जो वैल्यू होता है 1:√2 होता है, 1:√2 होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक्स का वैल्यू देखेंगे तो 841 mm होता है, वही वाई का वैल्यू देखेंगे ना तो 1189 mm होता है। इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य एमपी का लिख रहा है 2/5। क्लियर है? यह विक्रय मूल्य यानी एसपी के 3/4 के बराबर है। तो अब आप लोग बोला छूट प्रतिशत, सबसे पहले 5 को एमपी से गुना कर दिए, यहाँ पे 5 MP बराबर अगर देखिएगा तो 2 आ गया। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करना होगा। हम एक काम करते हैं डायरेक्टली दोनों को रेशियो में ले लेते हैं, दोनों को अगर रेशियो में लेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए आप लोग को निकालना एक एमपी का और एक एसपी का निकालना। हम क्या करते हैं देखिए एमपी का रेशियो अगर निकालना चाहें तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले उलट देंगे,
तो इसको एमपी के लिए लिखना चाहिएगा। तो देखिए एमपी के लिए क्या लिख देंगे, 5/2 लिख लेंगे और सीपी के लिए सेम लिख देंगे, 3/4 लिख दीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो दोनों का जो रेशियो आएगा 15 क्या आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं, तो दोनों को क्रॉस कर दीजिएगा ना। तो 15/8 आ गया और आप लोगों को छूट देखना, यानी एमपी का वैल्यू कितना 15 और एसपी कितना आ गया 8, यानी कि छूट कितना दे रहे हैं, तो 15 में 60 गया तो 7, तो सूट दे दें 7 रुपये का। अब एमपी कितना था 15 था, अब आप लोग हम इसको 100 से गुना कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग गुना किया तो 46.66 होगा, 46.66, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेगी। सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 का, 40 का, फिर 60 का, और आप लोग निकालिए और मोस्टली फिर इसका एलसीएम निकालिए तो टोटल आएगा 120 मिनट आएगा। और आप लोग बोले 120 मिनट बराबर कितना होता है, 120 मिनट बराबर 120 सेकंड आएगा, सॉरी 120 सेकंड, तो 120 सेकंड बराबर होता है 2 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को क्या 30 मिनट में कितनी बार होगी, तो देखिए 30 है ना, 30 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 मिनट आया था तो हम लोग डिवाइड करें कितना आएगा 15, तो ऑलरेडी राइट आंसर होगा 15 बार, ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, जब भी एक ही दिशा में करती है तो दोनों के चाल को डिफरेंस लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 95 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 35 आ गया। अब देखिए ये सेकंड में था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर दिए चाल को, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। क्या निकालना था, दूरी। तो फ्रेंड दूरी के लिए निकालने के लिए क्या करें, चाल गुना समय होता है। चाल में क्या निकाला था, दोनों का डिफरेंस 36 था, इसको गुना करेंगे, सॉरी चाल बराबर कीजिए आप लोग, सॉरी लंबाई बराबर क्या कर सकते हैं, चाल गुना समय। तो चाल कितना आया था, मेरे पास आया था 35 गुना 5 बटा क्या लिखेंगे 18। अब समय था 36 सेकंड। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, 36 का पार में 18 का 36 2 बार में आता है, तो सॉल्व कीजिए तो 350 मीटर आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये आप लोग का वुडमास का तरीका से अगर बनाइएगा तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर, इसको पूरा अगर सॉल्व कीजिए तो 2704 आएगा, 2704 यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। फ्रेंड्स अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन जब भी आता है तो देखिए आप लोग को क्या करना पड़े, इसके नीचे लिखना पड़ेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसके लिए हम लोग इन्वर्स कर देंगे, तो क्या करेंगे 1/5 करेंगे। क्लियर है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए tan थीटा कट गया, तो यहाँ से देखिएगा तो 2 सेक थीटा आ गया। तो फ्रेंड 2 सेक थीटा का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे 5 था, यानी 5 बजे 25 तक 26, 26/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर देते, कितना बचा 13/5। आई थिंक अगर आप लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालते, देखिए सेक थीटा का वैल्यू निकाले हैं तो 13 बटा क्या आ गया 5। अब हम लोग इसको निकालते हैं तो देखिए 13 आप लोग का हाइपोटेनस हो गया, अब 5 क्या आएगा आप लोग का, ये आ गया 20। तो ऑलमोस्टली ट्रिपलेट का यूज करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का क्या लिखेंगे 12/5 करेंगे, यानी 12/5 इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी ईजी से आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। पीजो विद्युत प्रभाव किसके उत्पादन पे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स याद है पीजो विद्युत जो होता है वो हमेशा दाब पे होता है, यानी प्रेशर पे होता है। क्लियर है। तो पीजो विद्युत प्रभाव विद्युत उत्पादन दाब द्वारा होता है। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है, तो हम इसे याद रखें फ्रेंड्स, आमीटर का प्रतिरोध जो होता है शंट के देखिए आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए शून्य यानी कि निम्न होता है, तो शंट की अपेक्षा कम ही हो गई, क्या हो गई नहीं ना, आमीटर का ये अधिक हो जाएगा। तो याद रखें आमीटर का प्रतिरोध शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा में बहुत ही अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आमीटर का प्रतिरोध शंट की अपेक्षा अधिक होती है। क्लियर है। अब विद्युत धारा की एम्पियर को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स याद रखें इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है इसे हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। और एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध देखिए, एक पूछता क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आमीटर है ना, तो याद रखें एक आमीटर का देखिए एक आदर्श आमीटर होता है, तो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध है देख लिख देता हूँ। एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है यानी आंतरिक यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वह होता है 0, और केवल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे तो वह निम्न होता है। क्या होता है, ये निम्न होता है। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बातें करना चाहते हैं शंट के बारे में, और मोस्टली फ्रेंड पढ़ेंगे शंट एक प्रकार का अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर आमीटर बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए जो होता है वह क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के लंबवत करता है, क्षेत्र की दिशा और वेग के लंबवत करता है। ऑलमोस्ट अपने लोरेंज फार्मूला पढ़ेंगे तो एफ इक्वल टू क्या लिखते थे क्यू भी साइन थीटा। तो लोरेंज फार्मूला अगर आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में तो आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग बता सकते हैं। अरे भाई हो जाना इसमें।
चलिए, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अब बताइए साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। चलिए, ये रहा 36 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए 37 नंबर, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा किस रूप से जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जा रहा है। तो फ्रेंड्स लिख रहा, यह एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी के लौट जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये इसको ऊपर की ओर भेज दिए, ठीक है, तो दूरी आगे हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो देखिए मान लीजिए एच था, तो ये एच था, तो ये गया और वापस आ गया, तो एच कितना आ गया, 2h आ गया। अब वही इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यानी एस देखेंगे, तो ये गया वापस आ गया, तो क्या आ गया, 0। अब देखिए बोला ना, पिंड द्वारा तय कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, दूरी कितना आ रहा था, 2h, और विस्थापन कितना, 0। अब 0 को इन्फिनाइट क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी 0 को 2h से डिवाइड कीजिए, क्या होगा, इन्फिनाइट आएगा, तो राइट आंसर होगा अनंत होगा। क्या होगा, ये अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आधुनिक प्रिंटर की गति करने के लिए हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम यानी कि पीपीएम इकाई का प्रयोग करते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मीटर। क्या होता है, पेज पर मीटर होता है। क्लियर है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक अल्टरनेटर 150 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घूमता है, उसके पोलों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। एनएस के लिए फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 120 कीजिएगा इंटू फ्रीक्वेंसी कीजिएगा बाय पी कीजिएगा। क्लियर है। तो हम लोग एनएस का वैल्यू देखिए 1500 लिख रहा है, 1500 लिख दिए हैं। आप लोग को 120 करना पड़ेगा। एफ का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप लोग को पी निकालना है। तो देखिए अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर 0 0 मैं कैंसिल कर दिया हूँ। 12 का पहाड़ा में 150 कितना बार में आता है, 12 का पहाड़ा में आई थिंक 12 के हम 12 यानी कि 12 के हम 12, 3 और 0 नहीं आता ना, 3 और 0 नहीं। तो देखते हैं और भी ट्राई करते हैं, देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसको मैं कैंसिल कर, देखिए 0 0 ये भी कर दिए। 5 का पारा में 15 कितना मिला, 3 बार में। अब 3 का पारा में 12 कितना मिलता है, 4 बार। तो पी का संख्या कितना आ गया, 4। तो ऑलमोस्टली पी का यानी पोल की संख्या आ जाएगा 4 पोल। क्या आएगा, 4 पोल आएगा। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का बदलते हैं, तो हमेशा याद रखें इसके लिए F2 का प्रयोग करते हैं। F2 का प्रयोग फाइल नाम को बदलने के लिए करते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं F1 के बारे में। टोटल F होता है 12, तो F1 का जो प्रयोग करते हैं हेल्प विंडो खोलने के लिए, हेल्प विंडो खोलने के लिए। F2 का करते हैं फाइल का नाम बदलने के लिए। F3 का करते हैं फाइल या फोल्डर खोजने के लिए। F4 को करते हैं एक्टिव लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए। और F7 सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। F12 सबसे इंपॉर्टेंट सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। इसको बताना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए माइनस बी माइनस डी, सबसे पहले माइनस का थोड़ा पी क्यू का भाई है, यानी बी जो है ना आप लोग का डी का भाई है। तो देखते हैं बी आप लोग का डी का भाई है। चलो भाई है तो बी आप लोग को लिख रहा है डी का भाई है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए। क्लियर है। फिर क्रॉस का अर्थ लिख रहा है पी क्यू का बेटी है, यानी डी जो है ना आप लोग का एल की बेटी हो गया, तो यानी ये आप लोग का माइनस हो गया। अब लिख रहा है प्लस, प्लस का अर्थ लिख रहा है पी क्यू की पत्नी है, यानी एल जो आप लोगों का टी की पत्नी है, ये माइनस होगा तो ये क्या होगा, प्लस हो गया। यानी कि एल क्या लिख रहा है, एल टी की पत्नी पति हो गया, यानी पति हो गया, ये पत्नी इस टाइप से हो गया है ना। तो बोला टी का बी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड टी का यानी टी का हम लोग बी से संबंध देखेंगे क्या आएगा। तो देखिए ये सबसे पहले ये दोनों पति पत्नी है, ये आप लोगों को क्या होगा, इसका बेटी हो गया था, तो ये क्या होगा, बेटा हो गया। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो क्या बोल रहा है आप लोगों का टी का, तो टी क्या होगा, टी इसका पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी पिता हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इसी प्रकार आप लोग को इसको मैच करना है, तो आप लोग को ई को कैसे लिखेंगे, इसको देखिएगा ऑप्शन नंबर, इसको काफ़ी है, दोनों में देखिएगा इंटरसेक्शन पार्ट्स कौन हो रहा। तो देखिए किसका बोला, ए का। सबसे पहले देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू को मैं कैंसिल कर दिया हूँ। फिर देखते हैं और क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू को कैंसिल किया हूँ। फिर ए को कैंसिल कर दिए हैं। फिर आर को भी कैंसिल कर दिए हैं। फिर आप लोग का एन है, एन को कैंसिल कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या बच गया, इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें आप लोग का डब्ल्यू बच रहा। अब संख्या के में आते हैं, संख्या में कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या 5 5 को मैं काट दिया हूँ। फिर 7 7 को मैं काट दिया हूँ। फिर 2 2 को मैं काट दिया हूँ। फिर 6 6 को काट दिया हूँ, 6 6 को काट दिया। यानी कि देखिए आप लोग का डी का जो वैल्यू लिख रहा है 1 लिख रहा है, उसी प्रकार ई का वैल्यू लिखेगा तो 4 आएगा। तो हम लोग को देखिए ई बोल रहा है तो ई का संबंध सेकंड से था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए एल का के से क्या संबंध। देखिए सबसे पहले डिवाइड, एल डिवाइड एम का अर्थ लिख रहा है, देखते हैं। तो डिवाइड करते ए बी का भाई है, यानी एल जो है आपका एम का भाई हो जाएगा, यानी एल जो है आप लोग का एम का भाई होगा। तो देखिए भाई है तो हम लोग देखिए एल को मानिए एम का भाई है, तो इस टाइप से कर सकते हैं, यानी प्लस कर दिए। आई होप आप लोग क्लियर होगा। क्रॉस का अर्थ क्या लिख रहा है, ए बी की बहन है, यानी ए
एम जो है ना आप लोग का डी की बहन है, तो ये आप लोग का बहन है, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, फर्स्ट जनरेशन में आ रहा। माइनस, माइनस का तो लिख रहा है ए बी का पिता है, यानी डी जो है ना आप लोग का के का पिता है, डी जो आप लोग का के का पिता है। तो बोला एल का के से क्या संबंध है, देखिए एल का के से, तो यहाँ के अकॉर्डिंग आप लोग चाहिए एल का के से संबंध। तो देखिए एल का के से क्या लिखा, देखिए ये एल का के से क्या होगा, पिता का भाई हो जाएगा, तो ऑलमोस्टली सही हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का पापा था, आप लोग का नहीं बल्कि ये पिता था, ये मम्मी था, अब इसका ही भाई था, तो पिता का भाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वे नागरिक बनाना, नागरिक, चंद्रमा, अनाज, तीनों अलग है। नागरिक ये मान लीजिए, चंद्रमा ये हो गया, अनाज ये हो गया, तीनों अलग है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें बताना आप लोग कौन असंगत है। तो फ्रेंड्स 45 को अगर देखिएगा तो देखिए 2 छक 12, 9 सते 63, 5 9 45, 4 चक 16, लेकिन यहाँ पे 17 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये कोनी एंगुलर प्रोजेक्शन का निर्देश करना है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आए, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आएगा या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आएगा। सबसे पहले याद रखिए, अगर आप लोग फर्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, तो देखिए फर्स्ट अगर लिखते हैं तो देखिए सिंखा लिख रहे हैं ना, सीधा लिखते हैं ना, तो देखिए अगर सीधा यानी अगर आप लोग का ई वाला शुरू में आ गया तो याद रखिए फर्स्ट हो गया। लेकिन अगर आप लोग का ये शुरू में नहीं आया तो इस टाइप से अगर सर्कल वाला आता है तो हमेशा याद रखिए थर्ड होता है। क्या होता है, ये थर्ड के लिए होता है। तो ऑलमोस्टली ये शुरू में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड में मानेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा। एक प्रक्षेपण, एक तिर्यक प्रक्षेपण जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। देखिए हम लोग बातें करना चाह रहे हैं 47 के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चंस को पकड़ना पड़ेगा आप लोग। क्या लिख रहा है, एक प्रक्षेपण, एक तिर्यक प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु को उसके गहराई के पूर्ण आकार में, तो हमेशा याद रखें किसी भी इसे पूर्ण आकार में ना, तो पूर्ण आकार में जिसका यूज करते हैं उसे बोलते हैं कैवलियर। क्या बोलते हैं, कैवलियर। ठीक है। तो कैवलियर प्रक्षेपण एक तिर्यक प्रक्षेपण जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो रेशियो होता है अगर आप लोग बनाएंगे 1:1:1 होता है। क्लियर है। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसका राइट आंसर तो कैवलियर हो गया। इसका रेशियो की बात करना चाहते हैं 1:1:1 होता है। क्लियर है। और कैवलियर प्रक्षेपण में प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए इसमें एक और एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स आता है। सबसे पहले मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर तुरंत दिख गया तो मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं तो आप लोग को वेट करवाऊंगा। देखते हैं सबसे पहले इसमें एक और पॉइंट्स आता है, देखते हैं। हाँ देखिए एक होता है कैवलियर, तो कैवलियर का रेशियो याद किए 45, ये हो गया 45 डिग्री बनाता है, एक रेशियो होता है। क्लियर है। इसी प्रकार एक होता है कैबिनेट, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है फ्रेंड्स कैबिनेट, ऑप्शन नहीं लिख रहा, क्या देखते हैं। एक होता है आप लोग का कैबिनेट प्रक्षेपण, देखिए मैं आप लोग पूरे के पूरे बता रहा हूँ। कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलेंगे ना तो इसका रेशियो होता है, देखिए एक होता है लेंथ होता है, एक हाइट होता है, एक ब्रेथ होता है, तो इसका रेशियो जाएगा ना तो 1 होता है, ये हाइट इसमें हाफ हो जाता है, बाय 1 होता है। अब इसको तोड़ेगा तो 2:1:1 कीजिएगा, तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी 2:1:1 कर सकते हैं। क्लियर है। नहीं यहाँ भी तो 2:1:2 हो जाएगा। क्लियर है। ये आप लोग कैबिनेट में हो गया। इसके साथ साथ देखिए कैबिनेट हो गया और कैविलियर में क्या था 1:1:1 था। वही बातें करना चाहते हैं। देखिए तीनों चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक होता है कैविलियर, देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, चलिए दोनों बता दिए और एक लास्ट बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स लास्ट आप लोग का जो होता है, एक होता है आप लोग का क्लीन ऑन होता है, यानी कि क्ली ओन होता है। देखिए लिख देता हूँ क्ली ओन होता है। तो क्ली ओन के लिए हमेशा जो रेशियो लिखते हैं याद रखिएगा लेंथ, हाइट और ब्रेथ के लिए, तो इसका रेशियो याद कर लिए 4:3:4, अर्थात लिखिए तो 1:3/4:1 कीजिएगा, तो 4:3:4 होता है। ये तीनों चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दिया हूँ आप लोग को, ये पेपर में एगो फंस जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पैमाने पर इंजीनियरिंग पैमाने में चिन्ह M5 पैमाने को इंगित करता है। देखिए M5 जब भी बोलेगा तो M5 जो आप लोग का होता है, देखिए सबसे पहले एक होता है M1। देखिए M1 आप लोगों का फेमस क्वेश्चन है, तो M1 जो होता है आप लोग का 1 है तो 1:1 करेंगे। वही इसके बाद M2 आता है, तो M2 में जब आता है तो 1:25 होता है। क्लियर है। उसके बाद M3 लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं 1:10 लिखते हैं। अब 4 लिखने के लिए तो हम लोग 1 क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं, इसका दुगना करें। ठीक है। और हम लोग अगला लिखना चाहते हैं यानी M5 लिखना चाहते हैं फ्रेंड, तो क्या करते हैं 1:200 लिखते हैं, 1:200 लिखते हैं। तो M5 आप लोग को बोला तो 1:200 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं 1:1/10 का, तो ये जो आप लोग का होता है M3 का होता है। वही 1/5 का जो लिखते हैं M4 का होता है, और 1:400 का लिखेगा तो M7 का होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखेगा। यदि ABC बराबर 6 है और A² + B² + C² का वैल्यू 14 है, तो A - B² + B - C² + C - A² को ज्ञात करना है।
देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले सेटिंग कीजिए। देखिए आप लोग पुट करके बनाइए। देखिए अगर हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, प्लस 3 कर दो, 3 दूँ 5 और 1 6, यानी आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 13 14 आ गया ना। तो हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए a माइनस बी करना है। सबसे पहले a का वैल्यू आप कितना माने थे, तो 1, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। फिर b माइनस से 2 में से 3 गया, 1 1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर c माइनस से 3 में से 1 गया, 2 2 का स्क्वायर 4। अब आप लोग सॉल्व हुए 4 5 6, तो 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई फार्मूला याद नहीं करना, इस टाइप से आप लोग बनाइए। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ गया। देखिए 10x + 5 रेशियो 42x + 8 है, जिसका वैल्यू लिख रहा है 5/8 का घन है, तो x³ का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख रहा है 10x + 5, चलिए मैं 10x + 5 कर दिया हूँ। इसके बाद आप लोगों को लिख रहा है कितना, 42x + 8 लिख रहा है, क्लियर है। इसका लिख रहा है 5/8 का घन है, तो यानी 5 का घन क्या होता है, 125 होता है। उसी पर 8 का क्या होता है, तो 2 शायद 8 का कितना 512 होता है ना। हाँ, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेगा फ्रेंड, तो आप ऑलमोस्टली 12 आएगा। क्या आएगा, 12। तो आप लोगों को 12 का क्यूब निकालना, तो 12 × 12 × 12 1728 आएगा। ऑप्शन में है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आ गया अपना क्वेश्चन, यानी कि टाइम एंड वर्क का। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला सी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड ए प्लस, अरे हो जाना भाई, देखिए ए प्लस बी के बारे में बोल रहा, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, तो हम लोग 10 दिनों कर दिए। उसी प्रकार बी प्लस सी करेंगे, तो ऑलमोस्टली बी प्लस सी को देखिएगा तो ये लिख रहा है 15 दिन में। उसी प्रकार ए प्लस सी कीजिए, तो ए प्लस सी कीजिएगा तो ये कितना लिख रहा है, 20 दिन में। तीनों का रेशियो निकालेंगे, 60 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो टोटल देखिए 6 4 10 3 13, यानी 13 तो कार्य हो गया, लेकिन सारे लोग कितना 2 के रूप में कर रहे हैं ना। तो टोटल जो तीनों मिल के काम कर रहे हैं 6.5, यानी कि 6.5 दिन में कर रहे हैं। यानी कि अर्थात तीनों अगर मिलता है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स आप लोग समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता देखेंगे। देखिए 6 4 10 3 13 हो गया, सारे का संख्या 2 2 बार था, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो तीनों का क्षमता आ रहा 6.5, क्या रहा 6.5 आ रहा। क्लियर है। हम लोग का स्पेशलिस्ट बोल रहा सी के लिए केवल। तो देखिए सी के लिए बोल रहा है, तो किस में सी नहीं है, तो देखिए ए प्लस बी में सी नहीं ना। तो हम लोग क्या करें, ए प्लस बी का क्षमता कितना था, 6 था, तो ए प्लस बी के यहाँ पे 6 कर दिए, सी निकालिए। अब दोनों का कितना लिखा था, 6.5 लिख रहा, तो इससे सी का निकालिए, तो 6.5 में से 6 घटाइए तो 0.5 आ गया। कितना है, अब आप लोग को बोला टोटल का, तो टोटल था 60 था, हम लोग इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको 0 कीजिए तो 12 का ये कीजिए तो 120 दिन आएगा। तो राइट आंसर कीजिए तो 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए 4 संख्याएं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए क्या लिख रहा है, 4 संख्याएं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में होगा। सबसे पहले बोला पहली 3 संख्याओं का औसत, क्या लिख रहा भाई, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले 3 संख्याओं का औसत। देखिए 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत अगर निकालिएगा तो कितना होगा, 3 मान लिए, एक्स मान लिए। अब सारे का योग करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर निकाले 3x + 3 कर, इसको भी 3 से गुना कीजिए, तो कितना आ गया, 9x आ गया। अब 4 संख्याओं का योग क्या वो लिखेंगे, तो 9x, ये हमको 1 मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए, क्या लिख रहा, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या का 3 गुना। क्लियर है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच होगा। फंस चुके हैं। सबसे बड़ा 3 संख्याओं का औसत पहली चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। अब 3 गुना है, तो चलिए मान लेते हैं पहली चौथी, माना चौथी संख्या x मान ली, चलिए चौथी संख्या x मान ली है। अब यहाँ के अनुसार चलते हैं, तो 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे, 3 संख्याओं का, तो क्या होगा, 3x हो गया। क्लियर है। अब पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, बिल्कुल मान लिए। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, चारों का कितना लिख रहा है, 35 है, तो यानी 4 गुना क्या करेंगे, 35 कर देंगे। यहाँ से कर ले गया तो कितना है, 135 आ गया, कितना आएगा, 140 आएगा। हाँ चलिए यहाँ से कर दें, 140 आ गया। तो वह चौथी संख्या क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो 3x था, तो इसको भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। हम लोग को चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए संख्याओं का अगर योग निकालेंगे फ्रेंड, तो 3x तो था, अब 3x का योग करेंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा, 9x आ गया। अब 4 संख्याओं का योग करेंगे तो देखिए 9x आ गया, चौथा के लिए x माने थे, यानी 10x आएगा। टोटल कितना लाए थे, 140। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो 14 आएगा, जो कि किसके किसके बीच में, ऑप्शन देखिए 19 22 के बीच में नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, 14 आप लोग का 12 15 के बीच में आएगा।
चलिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? सबसे पहले आज मैं क्लास दिया हूँ, देख सकते हैं पूरा इस चीज़ के बारे में बताया हूँ। बी फॉर होता है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करती है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है, तो यह नियम क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मध्यमा किसको कर रहा? विद्युत धारा। हमेशा याद रखें, मध्यमा जो विद्युत धारा को प्रयोग करता है उसे बोलते हैं फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। क्लियर है? चलिए, आप लोग को ट्रिक सिखाओ। तो सबसे पहले अपने फादर को याद कीजिए, फिर अपनी मदर को याद कीजिए और अपना फ्यूचर चिल्ड्रन को याद कीजिए। देखिए, F4 होता है फोर्स, सबसे पहले फोर्स होता है, फिर M4 होता है मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक एरिया कर दीजिएगा। C4 होता है करंट। ये होता है आप लोग का अंगूठा से, यानी अंगूठा को थंब बोलते हैं, इस आप लोग का लिटिल फिंगर, इसको मिडिल फिंगर शो करता है। बस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड लिख रहा, यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब की आपूर्ति की शक्ति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आप लोग को देखना पड़े, एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करता है। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 6 वोल्ट आपूर्ति के लिए संयोजित किए बल्ब की आपूर्ति की शक्ति गणना करें। सबसे पहले पी का फॉर्मूला जानते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई क्या लिखते हैं? आर लेते हैं। वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं। ऑलमोस्टली हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप लोग को देखिए, यदि 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति का बल्ब 24 वाट की शक्ति प्रदान करता है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने बल्ब की आपूर्ति शक्ति क्या होगी? यानी कि यहाँ पे आप लोगों को रेशियो निकालना है, यानी पी और भी का। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का समानुपाती, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली टू वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो दोनों के लिए लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, आप लोग लिखिएगा P1 बाई P2 कीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऑलमोस्टली दिखा दें, V1 का स्क्वायर करेंगे बाई क्या करेंगे? V2 का स्क्वायर। ये भी मैं बताऊँ ना, इसके रिगार्डिंग आप लोग बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? P1, तो P1 का वैल्यू आप लोग के सामने 24 वाट लिख रहा था। क्लियर है? अब P2 आप लोग को निकालना है, P2 रहने दिए। अब V1 का स्क्वायर, तो फ्रेंड V1 का वैल्यू देखेंगे तो 12 था, तो 12 का 12 से गुना कर देंगे। अब V2 6 वोल्ट था, तो 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 का टेबल में 24 कितना आता है? 6 टाइम्स में आता है। तो P2 का जो वैल्यू आएगा 6 क्या आ गया? वाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से बनाइए, आप लोग को बन जाएगा 6 वाट आएगा। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 90 डिग्री सेल्सियस का 60 डिग्री सेल्सियस का 90 ग्राम पानी 15 डिग्री सेल्सियस के 84 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप लोग को कैलोरी का नियम का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 60 डिग्री सेल्सियस का 90 ग्राम पानी 15 डिग्री सेल्सियस के 84 ग्राम पानी के साथ मिला है तो मिश्रण का ताप क्या होगा? आगे Q1 निकालेंगे। ठंडे पानी में ऊष्माकलाप क्या होता है? फार्मूला M होता है, S होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए, मास कितना लिख रहा है? 84 था, तो 84 कर दी। S का वैल्यू कुछ नहीं होता तो 1 करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर अगर देखिएगा तो आप लोग को नहीं लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? T माइनस, तो T माइनस क्या लिखेंगे? 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कर दी, इस समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार गर्म पानी के लिए करेंगे, यानी Q2 मान लेंगे। MS डेल्टा T लिखेंगे। M का वैल्यू यहाँ पे देखिए, पहला का तो 84 ग्राम लिख रहा था ना, अगला का क्या लिख रहा है? 90 ग्राम, तो हम 90 ग्राम लिख रहे हैं। क्लियर है? 90 गुना S कुछ नहीं तो 1 लगा, चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 60 माइनस कुछ नहीं पता तो T कर दिए। अब दोनों को क्या करें? इक्वल कर देंगे। अब फ्रेंड्स क्या करें? कैलोरी मिति का सिद्धांत के अनुसार, तो कैलोरी मिति का सिद्धांत के अनुसार उष्मा का लाभ बराबर होता है उष्मा का क्षय। तो उष्मा का लाभ हम लोग देखे थे, यानी कि ठंडे पानी का क्या लिखे थे? 84 लाए थे, गुना क्या किए थे? तो यहाँ पे गुना के अनुसार हम लोग T लाए थे ना। हाँ बिल्कुल, तो फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे T माइनस 15 लिखेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 90 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 माइनस T कर देंगे। अब देखिए, अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो 84T आ गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। अब आप लोग के अनुसार बताना चाहते हैं, इसके अनुसार करेंगे तो 5400 आ गया, 5400 माइनस 90T कर देंगे। आप लोग यहाँ से सॉल्व किया तो T का जो वैल्यू आएगा आप लोग का 38.27 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो राइट आंसर आएगा 38.27 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ही नंबर बढ़ने का चांस रहेगा अगर आप लोग अच्छा कर देते हैं तो। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। चलिए, 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ऊष्मा के लिए फार्मूला यूज करते H बराबर, तो H का फार्मूला यूज करते I² करते I²RT। अब देखिए आई का आप लोग को निकालना क्या, देखिए यहाँ पे ऊष्मा का वैल्यू 200 लिख रहा है, आई लिख रहा है, करंट तो नहीं लिख रहा। चलिए करंट नहीं लिख रहा कहीं, ठीक है, करंट को रहने दिए। आर का वैल्यू कितना लिखा है 10 और टी का वैल्यू कितना लिख रहा है 5 लिखे हैं। सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का पहाड़ा में 20 आता है 4 बार में, तो 4 बराबर आ गया फ्रेंड्स I² का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकाल, देखिए I² का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालेगा तो केवल 2 एम्पियर आएगा। आप लोग को करंट नहीं निकालना, भी निकालना, तो भी बराबर क्या होता है IR होता है। तो आई का वैल्यू 2 है और आर का वैल्यू 10 है, तो 2 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 20 होगा, तो 20 वोल्ट होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, यानी 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए। 1 मीटर लंबी छड़ जिसका भार एक सिरे 100 ग्राम तथा दूसरे सिरे पर 200 ग्राम है, तो उसका आलम क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड 59 आ गया ना, तो चलिए देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आप लोग को उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार बनाना पड़ेगा। तो उत्तोलक के नियम के अनुसार आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे आयास, देखिए मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेगा आयास गुना आयास भुजा होता है, यानी आयास भुजा को क्या बोलते हैं साइड बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ आप लिखते हैं भार गुना भार का भुजा लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा, 1 मीटर लंबी छड़ जिसका भार एक सिरे पे 100 ग्राम है। क्लियर है? 100 ग्राम है, दूसरे सिरे पे 200 ग्राम है, यानी कि दूसरे सिरे पे 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो इसका आलम क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 मीटर बोला, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो आयस आप लोग 100 लिख देंगे। क्लियर है? गुना डेल एस निकालें, आयस भुजक निकालेंगे तो 100 माइनस क्या करें, कुछ नहीं पता तो एक्स मान लेंगे। क्लियर है? बराबर यहाँ पे देखें भार 200 था, यहाँ पे फिर क्या करें एक्स मान लेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 33.3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 33.3 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए उष्मा ऊर्जा क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मोस्टली में बताया था एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए I² कीजिएगा इंटू RT कीजिएगा। आई का वैल्यू देखिए तो करंट कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या था 25 होगा। आर का वैल्यू देखिएगा 10 है और टी के लिए 5 मिनट था, 5 मिनट को सेकंड में बदल दिए और मोस्टली सॉल्व कीजिए तो आएगा आप लोग का 7.5 इंटू 10⁴ जूल आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7.5 इंटू 10⁴ जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि शब्द अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? सबसे पहले फ्रेंड देखिए इसमें आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं, तो देखिए इसमें आप लोग एक कौन सा शब्द उसके मध्य में आएगा? ठीक है देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा तो ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा डी, ए डी कर दे, फिर डी है आप लोग का, फिर ई लिखिएगा, फिर जी लिखिएगा, आई हो रहा, फिर देखिए एन है, फिर एन है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है, फिर यू है। मध्य में देखिए टोटल शब्द कितना है, इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, इसको देख रहा हूँ, इसको अब क्या बच गया? तो बीच में आपको एन ही बच रहा, तो राइट आंसर एन होगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो एन को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। किसी वस्तु या व्यक्ति को मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देती है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो फ्रेंड इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें देखिएगा ना तो 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि किसी व्यक्ति की या व्यक्ति की मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए अनुपस्थिति में देखिए क्या लिख रहा है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अनुपस्थिति नहीं, अब प्रेजेंट नहीं है तो, लेकिन ये सब गलत बात है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है ये। चलिए देखिए दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने 15, 25, 75, 45। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को माइंड का यूज करना पड़ेगा। देखिए 63 का देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दिए गए विकल्प में यानी अब असंगत को चुनना है, कैसे चूजिए कीजिएगा? तो देखिए कैसे करें, देखिए सारे में देखिए तो सारे में दी गई बिल 5 बी का 5 का वर्ग है, सभी में ऐसा नहीं है। देखिए सारे को अगर हम देखते हैं तो ये 5 का वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए। चलिए 64 में आप लोग को सीधी रेखा गिनना कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और है क्या, नहीं 7 आ रहा मेरे से, आप लोग देखिएगा बिल्कुल 7 ही सही है। चलिए इसमें देखना है, यानी कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिख रहा है ये,
तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा, सभी चींटी चिड़ियाँ है, सभी चिड़ियाँ मक्खियाँ हैं, कुछ चिड़ियाँ स्तनधारी। चलिए देखता हूँ, सारे चींटी यानी सभी चींटी, मान लिया चींटी है तो क्या लिख रहा, सभी चींटी क्या है, ये चिड़ियाँ है। तो चलिए इसको मान ली चिड़ियाँ है, चलिए चिड़ियाँ मान ली, सभी चिड़ी क्या है, चिड़ियाँ हो गया। क्लियर है। फिर बोला सभी चिड़ियाँ मक्खियाँ है, तो सभी चिड़ियाँ क्या लिख रहा है, ये मक्खियाँ है, तो हम लोग इसको मान लें मक्खियाँ, तो यानी मक्खियाँ मान लिया। क्लियर है। अब लिख रहा कुछ चिड़ियाँ स्तनपायी है, तो फ्रेंड्स कुछ चिड़ियाँ स्तनपायी है, कुछ चिड़ियाँ मैं मान लिया, कुछ चिड़ियाँ को स्तनपायी मान लिया, तो चलिए स्तनपायी मान लिया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सभी चींटियाँ मक्खियाँ हैं, तो देखिए सारे चींटियाँ मक्खियाँ, तो ऑलमोस्टली चींटी तो हो गई, तो ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड, कुछ मक्खियाँ स्तनधारी, ऑलमोस्टली सही हो जाएगा। फिर सभी स्तनधारी, सभी वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 और 2 केवल सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। D1 ड्राइंग का बोर्ड का आकार क्या होता है, देखिए D1 के लिए कीजिएगा तो फ्रेंड्स पहला के लिए क्या लिखते हैं, पहला D0 के लिए 1500 1000 गुना ये करते हैं, तो इसके लिए 1000 गुना 700 गुना 25 कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बारे में मैं बता रहा था। देखिए जब भी स्टेप से आएगा, अगर जीरो शुरू में आ गया स्टेप से, तो इसको बोलते हो किसी वस्तु का तृतीय कोण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो वस्तु को पहचान करना। तो फ्रेंड देखिए ये आप लोग को जो बोला ना, किसी वस्तु का तृतीय कोण, ये आप सबसे पहले तृतीय कोण दिए, ये याद रखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं तृतीय कोण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो इसे पहचान करना क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स याद रखिए एक प्रकार का शंकु का छिन्नक है, क्या ये एक शंकु का छिन्नक है। तो याद रखिए दिया गया ड्राइंग तृतीय कोण प्रक्षेपण है, शंकु का एक समकोण त्रिभुज लंबवत भुजा को स्थिर रखते हुए बाकी भुजा को घुमाकर शंकु प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक नियमित पंचभुज का आंतरिक कोण क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पंचभुज के बारे में मैं बताया था, इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं n-2। देखिए n-2 गुना 180 लिखिएगा। क्लियर है। अब प्रत्येक के लिए बोला तो इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए n का वैल्यू देखिएगा तो 5 है, तो 5 में से 2 गया, 3 आ गया, 3 को हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे, बाई क्या कीजिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 का पावर में 180 36 होता है, 36 दिया कितना होता है 108 होता है, तो 108 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अगर डायगोनल आता है तो डायगोनल के लिए सूत्र याद कीजिए, n-3 बाय क्या कीजिए 2 कीजिए, फार्मूला यूज कीजिए, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का। चलिए एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना शेषफल का 9 गुना है, यदि शेषफल 24 है तो भाज्य ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को पता है भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए यूक्लिड विधि से यूज कर सकते हैं, भाज्य बराबर होता है, देखिए हम उतना नहीं जानते हैं। देखिए ए बराबर हम जानते हैं बस इतना, ए बराबर होता है BQ प्लस R होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा, भाजक भागफल का 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है, तो लिख रहा क्या लिख रहा है, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है, यदि शेषफल 24 है। सबसे पहले देखिए शेषफल 24 था यानी R आप लोग का दिया तो है, और देखिए लिख रहा है एक भाजक जो है ना शेषफल का 9 गुना हो जाएगा। सबसे पहले भाजक करेंगे तो शेषफल 24 था, 24 को 9 से गुना करेंगे, कितना है 9 चौक 36 यानी 216 आ गया, तो यहाँ 216 आ गया, भाजक आ गया। अब लिख रहा है भाजक भागफल का 8 गुना है, तो यानी कि 216 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 27 आ जाएगा। हाँ तो देखिए आप लोग को बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कितना लाए, यहाँ पे भाजक 216 लाए थे गुना, यहाँ पे कितना लाए थे 27 प्लस शेषफल कितना लाए थे 24, इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल आएगा 58 56 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 70 क्वेश्चन सबसे इजी आप लोगों के लिए बोर्ड मार्क्स इजी बोलने में लगा, लेकिन टफ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला, 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह 66 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। तो फ्रेंड इसमें देखिए यहाँ पे 120 बना के, यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया था, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे अनीता लिखेंगे और ये सरिता लिखेंगे। तो देखिए अनीता सुनीता 100 है, तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे 120 कर देंगे। क्लियर है। रेशियो निकाले, 6 रेशियो क्या आगे 5, दोनों का सम कीजिए, यानी 11 रेशियो का वैल्यू टोटल लिख रहा है 66। यानी कि फ्रेंड्स एक रेशियो का अगर वैल्यू देख रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है 600। हम लोग का 5 इकाई का निकालना था ना, 5 को हम लोग 600 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 3000, कितना आ गया 3000। तो राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं, दोनों व्यक्तियों द्वारा वस्तुएं खरीदती है तो वस्तुओं की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले अगर आप बनाइए 14 व्यक्ति
ए वस्तु खरीदते हैं, 13 व्यक्ति बी खरीदते हैं, दो व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेट्स थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, देखिए आप लोग बनाए होंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या करते होंगे, तो हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ ए, करते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें ए का वैल्यू 14 है, बी का वैल्यू कितना लिख रहा है 13, दोनों का कॉमन वैल्यू 2 था, 14 13 27, 27 में से 2 के कितना आएगा 25, तो राइट आंसर होगा 25। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग पुट कीजिए, देखिए एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1 मान लीजिए, वाई का वैल्यू मान लीजिए 2, 2 और 1 3 आ गया, तो यहाँ पे जेड में क्या पुट कीजिएगा 0 आ जाएगा, तो -3 पुट कर दीजिए ना। अब आप लोग को देख लीजिए सॉल्व करके, तो फ्रेंड सॉल्व कीजिए तो 73 का देखिए एक्स के पे 1 पुट किए, वाई के पे 2, इसके पे 3, अब सॉल्व कीजिए एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, वाई जेड लिख रहा ना, तो वाई जेड यानी कि 2 को 3 से गुना किया -6 आ गया, प्लस वाई का स्क्वायर हो गया 4 जेड एक्स, तो -3 आ गया, फिर जेड स्क्वायर यानी 9 आ गया, फिर एक्स वाई, तो यहाँ पे 2 कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम आएगा कितना 6 आ जाएगा, 6 आ गया, तो यहाँ पे आए आप लोग का, चलिए यहाँ पे -1 ही रखेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये भी आप लोग को माइनस में आ रहा है, तो 2 यानी 8 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 बार में, तो 9 3 27, अब सॉल्व कीजिए -9, यहाँ पे -9 प्लस 27/6, तो यहाँ पे कीजिए तो 18/6 यानी 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 73 का ए आएगा आंसर। चलिए किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। सबसे पहले फ्रेंड पोषी स्तर क्या होता है, किसी खास श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, क्लियर है। तो किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, हमेशा याद रखना खास श्रृंखला या फूड वेब की उसकी स्थिति को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब पोषी स्तर का प्रथम पोषी स्तर जो होता है वो घास होता है, द्वितीय को यानी जो खाने वाला पार्ट्स होता है। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 2 mm व्यास की एक स्टील तार को 20 kg के वजन के साथ टेंशन में लोड किया जाता है, तो विकसित स्ट्रेस क्या होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग को बनाना पड़ेगा 75। सबसे पहले इसमें व्यास देखिए 2 mm है, क्लियर है। तो हम लोग इसका अगर रेडियस निकालेगा तो 2 mm को डिवाइड किया तो 1 mm आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 mm को डिवाइड सेंटीमीटर में बदलिए, तो देखिए 1 mm बराबर क्या 10⁻³ होता है, सेंटीमीटर के लिए क्या कि 10⁻² कीजिएगा। सॉल्व कीजिए तो 10⁻³ + 2 कीजिएगा, तो यानी 10⁻1 करें सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला तार के क्षेत्रफल, तो ए का वैल्यू क्या होता है फार्मूला πr², क्या लिखते हैं πr²। तो आर का वैल्यू ले रही है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना लिख रहा है 10⁻⁻1 लिख रहा है। हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और अब अगर आप लोग बनाएंगे तो हम लोग को फार्मूला यूज करना पड़ेगा प्रेशर का। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग बताए प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो हम लोग यूज करेंगे फोर्स बाय एरिया के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब देखिए फोर्स का अगर आप लोग वैल्यू देख रहे होंगे तो 20 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। अब एरिया का वैल्यू मैं कितना लाया था 22, यहाँ से मैं लाया था, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स, इसको सॉल्व किया तो 636.36 kg/cm³ आएगा, क्लियर है। तो सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। चलिए एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर खड़ी है, तो गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh। m का वैल्यू कितना लिख रहा 100 लिख रहा, g का वैल्यू कितना 10 और h का वैल्यू कितना 70 है। आप लोग गुना कर दीजिएगा, तो ऑलमोस्टली 7J कीजिए ना, उतना नहीं सोचना 7J हो गया। चलिए जब वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिए जल वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन क्या मुक्त होती है, तो कैथोड पर होती है। किस पे होती है कैथोड पर, और ऑक्सीजन जो होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वह एनोड पे होती है। किस पे होती है एनोड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु को प्रकट करता है, हमेशा याद रखें शुष्क वायु किसको प्रकट करता है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं शुष्क वायु किसको प्रकट करता है, ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क वायु को बैरोमीटर के पारे के द्वारा प्रकट करते हैं। तो ये जो करता है यानी शुष्क वायु को प्रकट करता है बैरोमीटर पारे का स्तर का बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं बैरोमीटर के बारे में। देखिए बैरोमीटर की खोज जो किया था टोरेस सिली ने किया था, क्लियर है। बैरोमीटर में जो पारा का गैस होता है या अचानक गिर रहा, यानी अगर वो अचानक उसका कांटा गिर रहा समझ जाए तूफान आ जाएगा, क्लियर है। अगर वो अचानक गिर रहा, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना किसको शो करता तूफान को, क्लियर है। वही धीरे धीरे गिरना तो वर्षा को शो कर रहा है, धीरे धीरे शो कर गिर रहा यानी वर्षा को शो कर रहा। वही अगर धीरे धीरे ऊपर से चढ़ा तो मौसम को साफ कर रहा, मौसम को साफ कर रहा।
सही कथन को बताना। चाल एवं वेग दोनों की दिशा में परिमाण होता, नहीं फ्रेंड्स गलत है ये। चाल में केवल परिमाण एवं वेग में केवल परिमाण एवं दिशा दोनों होते, बिल्कुल। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। क्लियर है। चाल धनात्मक ऋणात्मक में शून्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के ये गलत है। चाल और वेग दोनों सदिश से गलत है। सबसे पहले याद रखें, ठीक है, चाल तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल में क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी अब इसका यूनिट कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड। देखिए मैं आप लोग बता ही देता हूँ। देखिए चाल, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। चाल बराबर सबसे पहले लिखते हैं क्या फ्रेंड, दूरी बटा समय। देखिए लिख देता हूँ, दूरी बटा समय लिख दिए। अब देखिए दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो याद रखिए इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, और यह एक प्रकार का अदिश राशि होता है। क्लियर है। अब इसका मान लीजिए कि आप लोग को मीटर प्रति सेकंड निकाल दें। अब इसका चलिए वेग, तो वेग का जो फार्मूला था वह डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। क्लियर है। इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह एक प्रकार का सदिश राशि होती है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को काम बोल रहा ऑलमोस्टली V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। आप लोग को W निकालना, तो W क्या करेंगे, V इंटू क्यू करेंगे। और मैं यही फार्मूला लिखता हूँ। देखिए W बराबर क्या लिखे, V इंटू क्यू। V का वैल्यू देख रहे हैं 100 वोल्ट था, वही Q का वैल्यू 2 कूलम था। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो 200 नहीं लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 200 यहाँ पे भी क्या कर दिए, 10 था यार ये, सॉरी 10 वोल्ट को 2 से गुना करेंगे तो कितना है, 20 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं आवेश का, तो आवेश कैसे होता है, क्या होता है, कूलम होता है। चलिए अब विभवांतर का वोल्ट होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ए का जी से करें, यानी कितना जुड़ा, ए होता है 1 में, जी होता है 7 में, यानी 6 इंक्रीज किया। सी होता है 3 में, आई होता है 9 में, 3 इंक्रीज किया। यू होता है 21 में, 21 27 3 सारे में देख रहे हैं 3 6 इंक्रीज कर रहा। तो ए होता है आप लोग का 1 में 6 को इंक्रीज कीजिए तो 7 में क्या था, जी आ गया। जी होता है 7 में, 7 6 13 यानी एम हो गया। एल होता है 12 12 6 18 यानी 18 हो गया। ओ होता है 15 6 21 यानी यू हो गया। यहाँ पे यानी GMRUC ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए ये फ्रेंड्स आप लोग को बनाना होगा। चलिए मैं ही बनाना चाहता हूँ। 6 दोस्त PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, किंतु जरूरी नहीं है। बोरा सबसे पहले बोला P Q के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P बोला Q के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्लियर है। फिर बोला चलिए P को आगे बैठाते हैं। R और T पड़ोसी है। U T के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। P R और T के किसी पड़ोसी ने U के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा। देखिए सबसे पहले केवल अगर आप वहाँ सॉल्व किए, क्या लिखा, देखिए U के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो U के दाईं ओर, तो सबसे पहले अपने टोटल 6 लोग को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6। बोला U के दाईं ओर, तो देखिए दाएं आप लोग का इस साइड आएगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पे U है, तो U के दाईं ओर केवल एक लोग को बैठा है, यानी यहाँ पे आप लोग को बैठेगा। क्लियर है। फिर देखिए P जो R और T में किसी का पड़ोसी नहीं, हटाइए। U T के दाएं से तीसरे स्थान पे, यानी U जो है ना T के दाएं से, तो ऑलमोस्टली फिर हम लोग T के दाएं से, तो यहाँ पे T मान लेंगे ना। अब इसके दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, R T का पड़ोसी है। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे R लिख दीजिएगा। क्लियर है। फिर लिख रहा P Q के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, यानी इस टाइप से आएगा। क्लियर है। तो कौन एक छोर पे बैठा है, तो देखिए R भी बैठा है और P भी, तो ऑप्शन के देखना पड़ेगा। R और P में कुछ है तो P था, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार है, देखते हैं। 6 विद्यार्थी ABCDEF उत्तर की दिशा को मुंह करके बैठा है। क्लियर है। तो हम लोग बैठाएंगे। देखिए D बाएं छोर पे तीसरे स्थान पे, चलिए 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6। D क्या लिख रहा है, सॉरी क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, F बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, तो बाएं छोर से तीसरे स्थान पे ये आ गया। फिर बोला D और F के बीच सीटों में उतने ही, सॉरी D और F के बीच सीटों की संख्या उतनी है जितना E और F के बीच में, तो D और F के बीच बोल रहा ना, ठीक है। E यहाँ पे क्वेश्चन, E ना तो F के बगल में और ना ही पंक्ति में किसी किनारे पे है, यानी ना तो D यहाँ पे होगा और ना ही यहाँ पे होगा, ना ही किसी किनारे यहाँ पे होगा, ना ही यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो ऑलमोस्टली आप लोग D को बैठाने की जगह आपको केवल और केवल ये बच गया। क्या बोल रहा भाई, इसमें कन्फ्यूज मैं कर गया हूँ, कन्फ्यूज रुके। यहाँ बोल आप लोगों को देखिए D और F के बीच में सीट उतना ही जितना कि EF। देखिए इसको बनाइए तो आप लोग स्टेप से कर लिए। D है, A हो गया, F हो गया, फिर आप लोग यहाँ पे C लिखना पड़ेगा। फिर देखिए E यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखे, B आ जाएगा ना। तो इस स्टेप से बोला A और C के बीच में कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स A और C के बीच में कौन आ रहा है, F आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर F है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। ओ वीडियो लगता है रुका, इसलिए अभी आप लोग को शॉर्टकट लग गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, मेंटेनेंस खुद से कर लीजिएगा। चलिए देखता हूँ अगला क्वेश्चन। 84 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, घड़ी वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम के उत्तर दिशा की
ओर है, उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट के सुई किस दिशा में होगी? तो फ्रेंड्स इसे बनाइएगा तो आप लोग का आंसर आएगा और पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखता है देखते हैं। छह मानक व्यूज की प्रस्तुति में प्रथम कोण प्रक्षेपण में टॉप व्यू कहाँ होता है? तो हमेशा यदि टॉप व्यू जो होता है वह केवल और केवल कहाँ पे होता है? तो फ्रंट व्यू के नीचे होता है, फ्रंट व्यू के नीचे होता है। एक आइसोमेट्रिक का उपयोग करते समय ड्राइंग के 3 अक्ष के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो हमेशा याद रखें 120 डिग्री, 120 डिग्री। चलिए अब क्या क्वेश्चन बच गया 88। तो फ्रेंड्स 88 लिख रहा, ड्राइंग से पता चलता है कि घटकों में उसके अनुपात में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसके लिए रखा था लेआउट, तो लेआउट असेंबली से पता चलता है कि उसके घटकों का अनुपात कैसे करता है, तो लेआउट हो गया। वहीदा ने 10% कर सहित 3300 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा। कर लगाने से पहले एयर कूलर का मशीन का रेट क्या था? सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए 10% टैक्स लगा देते, तो 10/100 कर देंगे, है ना। तो इसमें एक काम कीजिए ना, तो 10% करना ना, तो 10 से क्या हो रहा है, ये 11 हो रहा। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना लिख रहा है, 3300 लिख रहा है, तो ऑलमोस्टली कितना बढ़ा रहा है ये, 3000। तो यहाँ से 3 को कीजिए तो 3 है, ऑप्शन तो आ गया ये। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 8/36 सेंटीमीटर और वृत्तखंड की चाप की लंबाई है, और यदि 4L बराबर 3R है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसको बनाइएगा। सबसे पहले देखिए R का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो 36 लिख रहा है, क्लियर है। अब देखिए L बराबर क्या लिख रहा है, 4L, यहाँ पे लिख रहा है, देखिए 4L बराबर क्या लिख रहा है, 3R। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4L है ना, हम लोग 3 है, 3R का वैल्यू 36 है, तो यहाँ से 4 का पहाड़ा में 36 आता है 9 बार में, तो L का वैल्यू देखिएगा तो 27 आ रहा है, कितना आ रहा है, 27। यानी कि देखिए अगर R का वैल्यू आप लोग देखे होंगे तो 36 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार अगर L का वैल्यू देखे होंगे तो 27 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर आएगा। हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालना, हाफ लिखते हैं, L गुना R लिखते हैं, और होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, हाफ गुना L गुना R, तो हाफ कर देंगे L। L का वैल्यू आप लोग के बीच में आया था 27 और R का वैल्यू कितना लाए थे, 36 था। सॉल्व कीजिए ना, 2 का पारा में 36 यानी 18 बार में आएगा, 18 को 36 से गुना कीजिए, कितना है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें औसत निकालना, सारे चीज़ को जोड़ दीजिए ना। चलिए ये सब क्वेश्चन को इजी है इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ है क्या? चलिए क्या लिख रहा है, यदि किसी संख्या के आधे से 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 है तो संख्या ज्ञात करना। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानक संख्या x है, आधे तो x/2 कर देंगे, फिर 1/3 यानी 1/3 कर देंगे, फिर 1/4 1/4 कर देंगे, फिर बोला 1/5 यानी 1/5, फिर बोल रहा छठे नहीं बोल रहा ना, तो चल 5 के बाद 7 बोल रहा, फिर आप लोग का बोला 1/8, फिर 1/9, इसका वैल्यू कितना लिख रहा, 32। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 1935360, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। इसे बहुलक निकालना, तो फ्रेंड बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया, तो 120 इसमें सबसे अधिक बार आया, देख लीजिए काउंट करके, 1 बार आया है, 2 बार आया है, फिर 3 बार आया है, 4 बार आया, क्लियर है। चलिए देखिए इसमें आप लोगों को गणित आ गया क्वेश्चन। अच्छा, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण के चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करें। सबसे पहले ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताता F बराबर क्या होता है, ma होता है, क्लियर है। और मास का वैल्यू कितना लिख रहा है, 100 ली दिए। A बराबर क्या होता है, v - u/t, तो 8 में से 8 - 5 करेंगे बाय t कितना, 6 सेकेंड है। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ 100 कर देंगे, 8 में से 5 या 3/6 करेंगे, यहाँ पे 2 से कीजिए तो यानी 50 आएगा, तो 50 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 50 न्यूटन होगा। मैं लास्ट टाइम फास्ट इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग पास समय कम है और आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस मेरा कंसेप्ट ये होता है कि आप लोग को रिकॉल करवा दो, क्लियर है। बाकी आप लोग खुद अच्छे स्टूडेंट्स हैं। देखिए याद रखिए 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन होता है, क्लियर है। और 1 डायन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन नाइट्रस के लिए खतरा बने यौगिक है। तो फ्रेंड्स ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2 होता है, फिर ब्रोमीन होता है यानी Br2 भी होता है, फिर हाइलोकार्बन होता है जिसे हेलोन्स कहते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। हीलियम इसके लिए कोई खतरा वाला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 को क्लिक कर देंगे। चलिए बस क्वेश्चन कुछ ही बचा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगी। हमेशा याद रखना है जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका मुक्त ऊर्जा क्या होगा, नियत रहती है। क्या होता है ये, नियत रहते हैं, क्लियर है। चलिए ये देखिए क्या होता है, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग नियत होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किस कारण रुक जाता है। तो हमेशा याद है घर्षण के कारण कोई वस्तु रुक जाता है।
चलिए, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है, तो कम उसी समय होगा जब वस्तु त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, यानी त्वरण के साथ नीचे आ रही तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। जब कोई वस्तु एक वस्तु के अनुअचर गति से चलती है तो क्या होता है, तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा। 1000 वाट किसके बराबर होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग को पता है 1 HP बराबर, देखिए 1 HP का वैल्यू होता है 746 वाट होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग को पूछ रहा है 1000 वाट, तो 1000 वाट बराबर क्या कीजिए, सबसे पहले 1000 को आप लोग क्या कीजिएगा 746 से डिवाइड करिए तो 1.341 HP आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.314 HP, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये रहा 100 क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए आंसर की के साथ। अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि देखे होंगे कितना मैं पढ़ाया हूँ आज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर बताएंगे आप लोगों का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड्स आप लोगों को किसी चीज़ का नीड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाइट टाइम में मेरा प्रयास हुआ कि इलेक्ट्रीशियन को बता दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।